हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12वीं कक्षा राजनीति विज्ञान का दूसरा चैप्टर एक दल के प्रभुत्व का दौर, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो एक दल के प्रभुत्व का दौर को शुरू करने से पहले हम इसके बैकग्राउंड से शुरू करेंगे कि भारत जब आज़ाद हुआ उस समय इसके सामने तीन मुख्य चुनौतियां थी और इन तीन चुनौतियों के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस भी कर चुके हैं। पहली चुनौती क्या थी? देश की एकता और अखंडता की चुनौती थी, राष्ट्र निर्माण की ये मुख्य चुनौती थी। और इसके बाद जो दूसरी मुख्य समस्या थी वो क्या थी? लोकतंत्र को स्थापित करने की थी और तीसरी देश के आर्थिक विकास की थी। तो इस चैप्टर में हम दूसरी मुख्य समस्या लोकतंत्र की स्थापना के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा देश आज़ाद हो चुका था 15 अगस्त 1947 को और आज़ादी प्राप्त करने के बाद भारत ने जो भारत की संविधान सभा थी उसने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को पूरा किया। हमारा संविधान लिखा गया और भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिनों का समय लगा और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरा हो गया और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान के लागू होने के बाद सबसे बड़ा काम था लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी कि अब हमें थ्योरी को प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करना था। हमने जो संविधान में लिखित में जो बातें कही थी, सिद्धांत रूप में जो बातें कही थी, अब उन्हें व्यावहारिक धरातल पर हमें सिद्ध करना था। सिद्धांतों को हमें अब व्यवहार में लेकर आना था। तो जनवरी 1950 में इसी उद्देश्य से कि हमने जो संविधान में बातें कही है वे यथार्थ रूप में हमारे सामने आए, इसके लिए हमने लोकतंत्र का मार्ग अपनाया और लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमने चुनाव करवाने का रास्ता चुना। तो चुनाव करवाने के लिए जनवरी 1950 में चुनाव आयोग नाम की संस्था की स्थापना की गई। इस चुनाव आयोग को कार्य सौंपा गया कि ये पूरे देश में चुनाव करवाएगा। तो चुनाव आयोग की स्थापना कर दी और इसके सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने? सुकुमार सेन फर्स्ट, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने सुकुमार सेन। तो अब हम देखेंगे कि देश में चुनाव करवाना किसी चुनौती से कम नहीं था। क्यों? किन कारणों से ऐसा था? देश में केवल 16% लोग ही पढ़े लिखे थे। उस समय भारत की ज़्यादातर जनसंख्या क्या थी? अनपढ़ थी और गरीबी से जूझ रही थी। यानी कि जो 84% हमारी पॉपुलेशन है वो अनएजुकेटेड थी। तो इन लोगों को अब अपनी सरकार बनानी थी। तो किस प्रकार से ये अपनी सरकार बनाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। देश की अधिकांश जनसंख्या गरीबी से जूझ रही थी। तो इनके सामने 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुख्य चुनौती थी। इन्हें लोकतंत्र जैसी बातों से बाद में मतलब था, पहले इनका मतलब किससे था कि इनके परिवार का पेट भरा जाए। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जब ब्रिटिशर्स भारत को छोड़ कर गए तो वो भारत को बिल्कुल जर्जर और गरीबी की अवस्था में छोड़ कर गए। सोने की चिड़िया से उन्हें हमें एक कंगाल देश बना दिया था। तो देश की अधिकांश जनसंख्या गरीबी से जूझ रही थी, उनके लिए 2 वक्त के भोजन का जुगाड़ करना ज़्यादा जरूरी था। और तीसरी चुनौती क्या थी? संचार के साधनों और प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का अभाव था। ऐसे संचार के कोई साधन इतने ज़्यादा विकसित नहीं थे कि इतनी बड़ी जनसंख्या को एक साथ संबोधित किया जाए, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए, कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया जाए। लोकतंत्र क्या है, इसे हम कैसे चलाएंगे, लोकतंत्र के लिए उनको तैयार कैसे किया जाए। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। और 17 करोड़ उस समय वोटर्स थे जिनकी आयु 21 वर्ष से ऊपर थी। तो इन 17 करोड़ मतदाताओं को कितने 3200 विधायक और 489 सांसद पार्लियामेंट्रियंस चुनने थे। और चुनाव क्षेत्रों का भी निर्धारण किया जाना था चुनाव आयोग के द्वारा। ये भी मुख्य समस्या थी कि किसी भी चुनाव क्षेत्र का निर्धारण किस आधार पर किया जाए, उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर, वहाँ की जाति, धर्म, भाषा, किन आधारों पर चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण किया जाए। तो अब हम देखेंगे पहला आम चुनाव भारत में इस प्रकार से हुआ और पहले आम चुनाव के लिए क्या तैयारी की गई। तो देश में पहला आम चुनाव करवाने के लिए 3 लाख लोगों को
प्रशिक्षित किया गया, इन्हें ट्रेनिंग दी गई, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन किया गया, अलग अलग चुनाव क्षेत्रों की हम कह सकते हैं चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण किया गया, उन्हें अलग अलग हलकों में बांटा गया, मतदाता सूची बनाई गई, वोटर्स लिस्ट बनाई गई और वोटर लिस्ट में किन व्यक्तियों को शामिल किया गया जो 21 वर्ष से अधिक आयु के थे। देश में चुनाव प्रचार शुरू हुआ, जो राजनीतिक दल चुनावों में भाग ले रहे थे उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू किया। पहले चुनाव के बारे में राय, तो अलग अलग लोगों की क्या राय थी। एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसे क्या कहा, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा। और ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही ये देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार असफल रहा, क्योंकि उस समय तक विश्व के जो धनी देश थे, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश थे, वहाँ भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू नहीं किया गया था। महिलाओं को तब तक ये अधिकार नहीं मिला था। भारत से भी बहुत ज़्यादा बाद में जा कर के इन देशों में महिलाओं को, काफ़ी यूरोपीय देशों में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था। सार्वभौमिक का क्या अर्थ था कि सबको वोट डालने का अधिकार भारत में दिया गया था, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति, धर्म, भाषा से संबंध रखता हो। वयस्क यानी कि जो 21 वर्ष से ऊपर का था, उस प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार दिया गया। तो भारत में पहले चुनाव कब शुरू हुए? अक्टूबर 1951 में, और ये फरवरी 1952 तक चले। क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर चुनाव 1952 में हुए, इसलिए इन्हें 1952 के चुनाव कहा गया। 1952 के चुनाव परिणाम, तो हमने जो पहले आम चुनाव कर पाए, इनके क्या परिणाम रहे? भारत में लोकतंत्र सफल रहा, हमारे देश में पहले आम चुनाव सफल रहे, लोगों ने बढ़ चढ़कर इन चुनावों में हिस्सा लिया। चुनाव में उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ और हारने वाले उम्मीदवारों ने भी परिणाम को सही बताया। यानी कि ये चुनाव क्या थे? एकदम निष्पक्ष थे। ऐसा नहीं था कि जो उम्मीदवार चुनावों में हार रहा है वो इन पर धांधली या कोई गड़बड़ी के आरोप लगा रहा हो। तो उन्होंने भी ये कहा, ये माना कि चुनाव निष्पक्ष ढंग से हुए हैं। भारतीय जनता ने इस चुनावी प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया और सभी आलोचकों के मुंह बंद हो गए। तो ये जो एक प्रैक्टिकल एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था भारत सरकार के द्वारा, भारत की जनता ने इसे सफल होने दिया। और जो भी लोग आलोचना कर रहे थे कि भारत में ये चुनाव सफल नहीं हो पाएंगे, उन्होंने उन आलोचकों के मुंह बंद किए। तो चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने 364 सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें जीती और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। और दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी रही? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रही, जिसने कितनी सीटें जीती? 16 सीटें जीती। और इन चुनावों के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, कि कांग्रेस के नेता थे वो। अब है कांग्रेस का प्रभुत्व। 1952 के चुनावों में जहां एक तरफ कांग्रेस को 364 सीटें मिली, वहीं दूसरी बड़ी पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया केवल 16 सीटें जीत सकी। तो यह संख्याएं साफ कांग्रेस के प्रभुत्व को दर्शाती है। पर ऐसा क्यों हुआ? तो अब हम देखेंगे कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारण थे। सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में फैला हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम की विरासत। तो कांग्रेस को जिताने में पहला कारण क्या था? ये सबसे बड़ी पार्टी थी अन्य पार्टियों की तुलना में, और ये सबसे पुरानी पार्टी थी, और इसका संगठन, इसके कार्यकर्ता पूरे देश में फैले हुए थे, और आज़ादी के पहले ही इसे गठित कर लिया गया था। तो आम जनता के मन में ये छवि बनी हुई थी कि कांग्रेस ने ही हमें आज़ादी दिलवाई है। बड़े और करिश्माई नेताओं की अगुवाई, जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व है वो कई बड़े नेता कर रहे थे जिनका करिश्माई व्यक्तित्व था। सभी वर्गों का समर्थन और विचारधाराओं का समावेश। तो जो कांग्रेस पार्टी थी इसे सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त था और इसमें बाकी सभी विचारधाराओं का समावेश था, क्योंकि बाकी की जो पार्टियां थी वो कांग्रेस में से ही निकली हुई थी, कोई आज़ादी के पहले और कोई आज़ादी के
बाद। तो बाकी की जो विचारधाराएं हैं वो कांग्रेस का कोई अल्टरनेट प्रेजेंट नहीं कर रही थी, इसका कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं कर रही थी। तो उन विचारधाराओं को भी कांग्रेस में ही देखा जा सकता था और इसे सभी वर्गों का, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग का समर्थन प्राप्त था। तो ये सब कारण जिम्मेवार थे कांग्रेस को जितवाने में। अब हम देखेंगे कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। जो कांग्रेस का प्रभुत्व था, इसका डोमिनेशन था, वो किस प्रकार का था। तो भारत में कांग्रेस का शासन एक दल के प्रभुत्व के जैसा ही था, यानी कि जो कांग्रेस का शासन रहा 1947 से लेकर के 1967 में जब चौथे आम चुनाव हुए, तब तक इसके शासन की प्रकृति कैसी थी, एक दल के प्रभुत्व की ही जैसी थी। पर इसकी विशेषता थी कि ये लोकतांत्रिक परिस्थितियों में स्थापित हुआ था। ठीक है, एक दल का प्रभुत्व था, लेकिन ये लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार थी, यानी कि लोगों ने कांग्रेस को अपनी मर्जी से चुनकर इतने सालों तक शासन करने का मौका दिया। ये कोई जबरदस्ती का प्रभुत्व नहीं था, लोगों ने कांग्रेस को आमंत्रित किया और यह अन्य देशों से पूरी तरह अलग था। अन्य देशों जैसे क्यूबा, चीन, सीरिया के संविधान में केवल एक ही पार्टी के शासन की व्यवस्था है, यानी कि इन देशों का जो एक दल का प्रभुत्व है उसे हम लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। और भारत में जो कांग्रेस का प्रभुत्व था वो क्या था, लोकतांत्रिक था, क्योंकि ये चुनाव के माध्यम से, निष्पक्ष ढंग से हुए चुनावों के माध्यम से ये पार्टी जीत करके सत्ता में आई थी। तो कुछ देश जैसे क्यूबा, चीन, सीरिया में उनके संविधान में ही एक पार्टी के शासन की व्यवस्था है। दूसरी तरफ म्यांमार, बेलारूस जैसे देशों में एक पार्टी का शासन सैन्य कारणों से हुआ है, यानी कि वहाँ की जो सेना है वो किसी एक ही पार्टी का समर्थन करती है, इस वजह से वहाँ एक दल का शासन है। भारत में परिस्थिति इससे अलग थी, ना तो हमारे संविधान में ये कहा गया था कि एक ही दल होगा, एक ही पार्टी की सरकार बनेगी, और ना ही जो कांग्रेस पार्टी थी वो कोई सेना के द्वारा समर्थित थी। तो भारत में लोकतांत्रिक शासन के द्वारा ही कांग्रेस का प्रभुत्व स्थापित हुआ, जो कि भारत में कांग्रेस की लोकप्रियता को दर्शाता है, यानी कि लोगों ने इसे चुना और सत्ता में आने का अवसर दिया। इसी वजह से इतने लंबे समय तक कांग्रेस का प्रभुत्व बना रहा। तो इसे हम लोकतांत्रिक प्रकार का प्रभुत्व कहेंगे, बाकी देशों से अलग था। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। चैप्टर का बाकी का पार्ट हम पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।